बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एक इनपुट है और इसमें हमारे पास 3 इनपुट फीचर्स हैं और इसमें जो बैच साइज़ 2 है यानी 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, एक ये एग्ज़ाम्पल है और एक ये एग्ज़ाम्पल है, और 6 जो है वो लुक बैक है, यानी एक एग्ज़ाम्पल में हम एक इनपुट के कितनी वैल्यूज़ उसको दिखा रहे हैं। तो जब हम इस इनपुट को ऊपर कन्वोल्यूशन अप्लाई करेंगे 1D कन्वोल्यूशन, जिसमें कि फ़िल्टर साइज़ 8 है और कर्नल साइज़ 3 है और स्ट्राइड्स 1 है और पैडिंग सेम है, और हम कर्नल को इनिशियलाइज़ करवाते हैं 1 से, जो कि कर्नल जिसको हम वेट भी कह सकते हैं, जो तो वो ये होगा, उसका साइज़ 3/3/8, क्योंकि 3 जो है वो इनपुट फीचर्स हैं और कर्नल साइज़ भी 3 है। कर्नल साइज़ ये फर्स्ट डिमेंशन जो है ये कर्नल साइज़ और ये इनपुट फीचर्स, और लास्ट जो है इसमें वो फ़िल्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम ये वेट इन वेट्स को का कन्वोल्यूशन लेंगे इस इनपुट के साथ, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ये आउटपुट आएगा। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरह से कैलकुलेट होता है। अगर आपको ये समझना है कि डिटेल में कि ये किस तरह से इन दोनों को कन्वोल्यूशन लेने से ये आउटपुट किस तरह से आया, तो आप पिछली वीडियो को देखें जो मैंने 1D कन्वोल्यूशन के ऊपर बनाई। अब फ़र्ज़ किया हमारे पास इनपुट जो है वो ये है, यानी इससे पहले केस में हमारे पास इनपुट में यानी एक एग्जांपल में 6 वो थे, लुक बैक जो था वो 6 था। इस केस में हमारे पास जो लुक बैक है वो 3 है, यानी ये एक एग्जांपल और ये दूसरी एग्जांपल, और हम चाहते हैं कि उन्हीं वेट्स जो पहले हमारे पास वेट्स थे उन्हीं वेट्स का कन्वोल्यूशन लिया जाए इसके साथ। और अब फ़र्ज़ किया हमारे पास एक डिफरेंट किस्म के इनपुट्स हैं जो कि बिल्कुल साइज़ जो डायमेंशन है वो यही है, और हम चाहते हैं कि यानी एक और वे हमने वेट्स या कर्नल ले लिया और इसका और इसका आपस में कन्वोल्यूशन लिया जाए, यानी इसका और इसका आपस में कन्वोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए और इसका आपस में कन्वोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए। फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास जो इनपुट है इसमें जिसमें कि 2 बैच साइज़ 2 है और 3 इनपुट फीचर्स हैं। अब फ़र्ज़ किया कि ये 3 इनपुट जो हैं इसमें ये पहला इनपुट जो है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा इनपुट जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा जो है वो लेट्स से वॉल्यूम या विस्कोसिटी या लेट्स से वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी एक कमरे में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके ये प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये जो दूसरा इनपुट है इसमें भी प्रेशर है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, लेकिन किसी दूसरे कमरे का ये यानी किसी दूसरे कमरे के जो एयर है उसका प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक कन्वोल्यूशन इस यानी इनपुट एरे 1 इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और एक कन्वोल्यूशन एक अलहदा से एक डिफरेंट कन्वोल्यूशन जो ये है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं इनपुट एरे 2 के ऊपर। नहीं, इसको टेंसर फ्लो में इम्प्लीमेंट हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले आप देखें कि मैंने इनपुट फीचर्स 3, लुक बैक 3 और बैच साइज़ 2, इनपुट शेप जो हमारे पास बनेगी वो लुक बैक और इनपुट फीचर्स, और ये इनपुट लेयर मैंने डिफ़ाइन की इनपुट एरे 1 के लिए, यानी इसके लिए जो इनपुट शेप है वो ये है, और उसी तरह से मैंने इनपुट शेप डिफ़ाइन की इसके लिए। उसके बाद मैं 1D कन्वोल्यूशन जो है उसको लेयर अप्लाई करूँगा, कौन 1D जो लेयर है 1D कन्वोल्यूशन के लिए उसके जो पैरामीटर्स हैं मैंने यहाँ पे सेट किए, और उसमें मैं इनपुट क्या दे रहा हूँ, इंस 1 क्या है, यानी इनपुट एरे 1, यानी ये जो है इंस 1 जो है वो ये चीज़ है। तो ये चीज़ मैं इनपुट दे रहा हूँ फर्स्ट कन्वोल्यूशन को, जिसको, और इसका आउटपुट जो है उसको मैं आउट्स 1 कह रहा हूँ, और उसके बाद मैं जो इंस 2 है वो एक डिफरेंट कन्वोल्यूशन को मैं एज इनपुट दे रहा हूँ और उसके आउटपुट को मैं आउट्स 2 दे रहा हूँ, यानी ये जो है इसका इसके साथ कन्वोल्यूशन और इसका इसके साथ कन्वोल्यूशन, यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और उसके बाद जो मॉडल है हमारे पास वो उसके जो इनपुट्स हैं उसमें 2 इनपुट्स जाएंगे, क्योंकि हमें इस वक्त जब हम मॉडल को रन करेंगे तो हमें 2 इनपुट प्रोवाइड करनी है, ये वाला इनपुट भी और ये वाला इनपुट भी, जो कि ये है और ये है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें जो इनपुट्स हैं वो एक लिस्ट है जिसके 2 मेंबर्स हैं, इंस 1 और इंस 2, और आउटपुट्स भी 2 होंगे, जो कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट किया, आउट्स 1 और आउट्स 2, यानी ये वाला आउट और ये वाला आउट।
ये यहाँ पे मैं इसका इनपुट प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप देखें कि यहाँ पे इनपुट एरे 1 और इनपुट एरे 2, आप जब इन दोनों को प्रिंट करें तो आपके पास यही आएगा। अब ये इनपुट एरे जो है वो ये इनपुट एरे है, यानी वो इस कन्वोल्यूशन के लिए है, और ये इनपुट एरे जो है वो इस कन्वोल्यूशन के लिए है। इस इनपुट एरे में भी दो एग्जांपल्स हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल और ये सेकंड एग्जांपल, और इसमें भी दो एग्जांपल्स हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल और ये सेकंड एग्जांपल, और दोनों में इनपुट्स जो हैं वो तीन हैं, तीन इनपुट फीचर्स हैं, 1 2 3 1 2 3, सिर्फ वो उनकी वैल्यूज डिफरेंट है। अब जब हम इसके ऊपर कन्वोल्यूशन अप्लाई करेंगे, यानी मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, जब हम इसका फॉरवर्ड प्रोपेगेशन से अप्लाई करके और हमने इसको ये यहाँ पे दो इनपुट दिए, तो इसका जो आउटपुट आएगा उसको मैंने आउटपुट एरे का नाम दिया, और आउटपुट एरे जो होगा वो एक लिस्ट होगा। क्यों ये एक लिस्ट होगी? क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे ये देखें आउटपुट इज इक्वल टू ये लिस्ट है, तो आउटपुट एरे जो होगा वो भी एक लिस्ट होगी, और इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो ये आउट्स 1 होगा, और सेकेंड मेंबर जो है वो आउट्स 2 होगा। तो यानी ये आउट्स 1 किस तरह से आया? ये इस इन वेट्स का इस इनपुट के साथ कन्वोल्यूशन अप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया, और इस वेट का इस इनपुट के साथ कन्वोल्यूशन अप्लाई किया तो ये आउट आ गया, ये रिजल्ट आ गया। तो यानी हमारे पास दो पैरेलल न्यूरल नेटवर्क हैं या दो पैरेलल कन्वोल्यूशंस हैं जो कि अलग-अलग से जिनको हम इनपुट दे रहे हैं और अलग-अलग से दोनों से आउटपुट ले रहे हैं। अब फर्ज किया, अब हम यानी आप देखें कि इस केस में हमारे पास जो कन्वोल्यूशन है उसके वेट्स जो हैं वो सेम है, यानी और मोर इम्पोर्टेंटली हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो इनपुट्स हैं उनकी टाइप सेम है, यानी ये भी प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम है, ये भी प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम है, अगरचे कि ये एक डिफरेंट टेम्परेचर का, ये एक डिफरेंट रूम का है और ये एक मुख्तलिफ कमरे का है। तो क्यों ना बेहतर हो कि हम सेम कन्वोल्यूशन अप्लाई करें दोनों के ऊपर, यानी हम ये इस तरह से कर लें कि सेम कन्वोल्यूशन पहले इन इनपुट्स के ऊपर अप्लाई कर लें और फिर इन इनपुट्स के ऊपर अप्लाई करें, बजाय इसके कि हम अलग-अलग से करें। तो उसको अगर हम इस तरह से करना चाहें तो इस केस में हमारे पास दो पैरेलल न्यूरल नेटवर्क नहीं होंगे, बल्कि एक सिंगल कन्वोल्यूशन होगा, एक सिंगल न्यूरल नेटवर्क होगा, जिसको पहले हम इन इनपुट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर हम इन इनपुट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। और इस केस में आप देखें, इसको जब हम इसको टेंसरफ्लो में किस तरह से अप्लाई करेंगे, उसके लिए यहाँ पे देखेंगे इनपुट हमारे पास सेम है, मैंने यहाँ पे इनपुट 1 रखा है। कन्वोल्यूशन लेयर, आप इसके ऊपर फोकस करें, कन्वोल्यूशन लेयर जो है वो 1 है, इससे पहले जो था वो कन्वोल्यूशन 2 लेयर्स थी, लेकिन यहाँ पे एक कन्वोल्यूशन लेयर है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो इनपुट है उससे मैं यानी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इनपुट एरे 1 और इनपुट एरे 2, यानी इनपुट जो हमारे पास ये इनपुट होगा ये इन दोनों का मजमुआ होगा, यानी इसका और इसका मजमुआ होगा, और उससे मैं यानी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इनपुट एरे 1 और इनपुट एरे 2, और वो मैं इनपुट दे रहा हूँ किसको, यानी इनपुट एरे 1 जो है वो इनपुट दे रहा हूँ कन्वोल्यूशन को, और उसके बाद इस लाइन में मैं इनपुट एरे 2 जो है वो इनपुट दे रहा हूँ किसको, कन्वोल्यूशन, सेम कन्वोल्यूशन को, यानी यही सेम कन्वोल्यूशन लेयर को, यानी सेम वेट्स को मैं पहले ये वाला इनपुट दे रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद ये वाला इनपुट दे रहा हूँ यहाँ पे सेम कन्वोल्यूशन लेयर का, और उसके बाद मैं यहाँ पे मॉडल डिफाइन कर रहा हूँ जिसका इनपुट जो है वो 1 है और ये इसका आउटपुट जो है वो 2 है। यानी जब मैंने ये कन्वोल्यूशन ये वेट्स इनका इसके साथ कन्वोल्यूशन अप्लाई किया, फाइंड आउट किया, तो उसको मैंने कौन 1 आउट कह दिया, और उसके बाद जब मैंने इसके साथ कन्वोल्यूशन अप्लाई किया तो जो रिजल्ट आया उसको मैंने ये नाम दे दिया। और उसके बाद मैंने इनपुट डाटा प्रिपेयर किया, और उसके बाद जब मैं इसकी फॉरवर्ड प्रोपेगेशन अप्लाई करूँगा और इसका जो रिज़ल्ट है, यानी इस कन्वोल्यूशन को जब मैं अप्लाई करूँगा इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो उसको मैंने नाम दे दिया आउटपुट एरे। अब आउटपुट एरे जो है वो बेसिकली लिस्ट होगी जिसमें एक मेंबर ये होगा और एक मेंबर ये होगा। आप देखेंगे कि मैं उसका फर्स्ट मेंबर जब फाइंड आउट करता हूँ तो उसका रिज़ल्ट ये आता है, और उसका जब सेकंड मेंबर अप्लाई जो फाइंड आउट करता हूँ तो उसका रिज़ल्ट ये आता है। तो इस केस में इसको हम कहते हैं वेट शेयरिंग या लेयर शेयरिंग, कि हम सेम कन्वोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं दो डिफरेंट किस्म के इनपुट्स के ऊपर, दो डिफरेंट किस्म के नहीं, दो डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर। अच्छा,
इस केस में जो हमने यहाँ पे ये जो वेट शेयरिंग का जो एक्चुअल हमने किया वो यहाँ पे किया, इस कोड के ज़रिए किया, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक मज़ीद सिंपलर कोड से जिसको हम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे देखें आपके, मैंने कन्वोल्यूशन, एक कन्वोल्यूशन लेयर थी और उस कन्वोल्यूशन को मैंने अप्लाई किया दो डिफरेंट किस्म के इनपुट्स के ऊपर, और अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड कन्वोल्यूशन, तो टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड एक लेयर है, उसको मैं इनपुट दे रहा हूँ 1D कन्वोल्यूशन, और ये दूसरे जो पैरामीटर्स हैं ये 1D कन्वोल्यूशन के पैरामीटर्स हैं, और उसके बाद मैं इसको इन्स, यानी ये इन्स जो है ये यहाँ पे ये इनपुट है और ये सेम है जैसे यहाँ पे पिछले केस में आप देखेंगे। यहाँ पे मैं इसको इनपुट जो दे रहा था वो लैदा से इनपुट एरे 1 और इनपुट एरे 2 लैदा से करके दे रहा था। यहाँ पे मैं इसको जो इनपुट दे रहा हूँ वो बेसिकली इन दोनों इनपुट का जो मजमुआ होगा, ये जो इनपुट एरे होगा ये इन दोनों इनपुट एरे का मजमुआ होगा, तो वो मैं इसको दे रहा हूँ। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड खुद से पहले इससे फर्स्ट ये वाला इनपुट एरे 1 उठाएगा, यानी इस इनपुट इन्स जो कि इनपुट एरे है, इस इन्स के अंदर से पहले ये उठाएगा, उसके ऊपर कन्वोल्यूशन अप्लाई करेगा, और उसके बाद वो ये उठाएगा और उसके ऊपर कन्वोल्यूशन अप्लाई करेगा और मुझे रिजल्ट दे देगा, यानी ये रिजल्ट देगा और ये रिजल्ट देगा। आप देखेंगे जब मॉडल डॉट प्रिडिक्ट मैंने इनपुट एरे किया तो आउटपुट एरे जो है वो हमारे पास, इस केस में आउटपुट एरे जो है आप देखें जो ये लिस्ट नहीं है, ये एक एरे है, ये एक, यानी इसके दो मेंबर्स नहीं है, एक ही आउटपुट दे रहा है, लेकिन वो आउटपुट जो है उसके अंदर यानी ये भी है और उसके अंदर ये भी है, यानी बजाय इसके कि मैं एक लिस्ट रिटर्न करूं जो कि पिछले केस में था, आउटपुट जो था वो एक लिस्ट था जिसके दो मेंबर्स थे, यहाँ पे आउटपुट जो है वो एक एरे है, लेकिन उस एरे के भी दो मेंबर्स हैं, एक ये है और एक ये है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखने के यानी और तलब है कि मैंने यहाँ पे जो इनपुट एरे है वो मैंने यहाँ पे ये इनपुट एरे प्रिपेयर किया, और मैंने यहाँ पे जो आपको शो करवाया वो इनपुट एरे 1 और इनपुट एरे 2। बेसिकली ये इनपुट एरे 1 और इनपुट एरे 2 ये दोनों इनपुट एरे के अंदर मौजूद है, लेकिन ये इस तरह से मौजूद नहीं है। ये किस तरह से मौजूद है? ये इस तरह से मौजूद है। आप देखें, अगर आप इसको प्रिंट आउट करें इनपुट एरे को, तो वो आपको ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे पीछे आपको ये शो करवाया सिर्फ आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली कि ये देखें इनपुट एरे की जो इनपुट एरे में आप इसमें दो एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल ये और एक एग्जांपल ये। यहाँ पे भी इन दोनों इनपुट एरेस के पास दो एग्जांपल हैं, एक ये और एक ये। इसके पास भी दो एग्जांपल हैं, एक ये और एक ये। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो इनपुट एरे की जो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल के दो मेंबर्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो आप ये देखें, ये वाला जो है ये यहाँ पे और ये वाला जो है ये यहाँ पे, और सेकंड एग्जांपल के भी दो मेंबर्स हैं, और पहला मेंबर इसमें और सेकंड मेंबर इसमें। तो जो टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड जब अप्लाई होगा, टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड कन्वोल्यूशन जब अप्लाई होगी, तो वो पहले क्या करेगा, पहले इस इनपुट एरे के पहले मेंबर्स उठाएगा, यानी इसको उठाएगा और इसको उठाएगा और उसके ऊपर कन्वोल्यूशन अप्लाई करेगा। उसके बाद इसको उठाएगा और इसको उठाएगा तो उसके ऊपर कन्वोल्यूशन अप्लाई करेगा। और ये इस केस में दो थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो सब सीक्वेंस का जो यानी जो वैल्यू थी वो 2 है, क्योंकि यहाँ पे मैं इनपुट एरे जो हमारे पास जो ओरिजिनल इनपुट एरे था वो हमारे पास जो था, वो जो शुरू में हमारे पास इनपुट एरे था वो ये था, लेकिन इस इनपुट एरे को मैं सब सीक्वेंसेस में, दो सब सीक्वेंस में डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें, ठीक है, एक ये और एक ये, और इसी तरह सेकंड एग्जांपल के भी दो सब सीक्वेंस है। नंबर ऑफ सब सीक्वेंस जो है वो हर एक एग्जांपल में वो सेम इक्वल होंगे। तो अभी तक हमने देखा कि जो हम वेट शेयरिंग या लेयर शेयरिंग को हम मैनुअली भी कर सकते हैं, जो इस तरह से मैनुअली भी हम कर सकते हैं, और हम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड को इस्तेमाल करके भी वेट शेयरिंग या लेयर शेयरिंग कर सकते हैं। और ये तरीका जो टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड का तरीका है ये आसान भी है और लेस एरर प्रोन है। यानी यहाँ पे आपको मैनुअली बताना होगा कि पहले कन्वोल्यूशन लेयर को क्या इनपुट्स दो और बाद में क्या इनपुट्स दो, और फिर उनके आउटपुट्स भी आपको कंबाइन करने होंगे एक लिस्ट में, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको इनपुट सिर्फ प्रिपेयर आप इस तरह से करें कि आप इस तरह से इनपुट प्रिपेयर करें कि उसके अंदर हर एग्जाम्पल के अंदर जितने आपने सब सीक्वेंस बताए हैं उतने उसके अंदर मेंबर्स हों, और टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो खुद से ही हर एक
पहले यानी कन्वोल्यूशन इसके ऊपर और इसके ऊपर अप्लाई करेगा और फिर इसके ऊपर और इसके ऊपर अप्लाई करेगा। और अगर हम LSTM लेयर शेयर करना चाहें, इससे पहले जो हमने कन्वोल्यूशन लेयर जो थी वो शेयर की थी, और अब अगर हम दो इनपुट्स को के साथ यानी LSTM जो लेयर है या LSTM के जो वेट्स हैं वो शेयर करना चाहें, तो मैनुअली हम इस तरह से शेयर कर सकते हैं जिस तरह से हमने कन्वोल्यूशन लेयर शेयर की थी, यानी LSTM लेयर, और उसी उसको मैंने ये LSTM नाम दे दिया, और उसको पहले मैं ये इनपुट एरे दे रहा हूँ और उसके बाद मैं उसको ये इनपुट एरे यहाँ पे दे रहा हूँ, और आउटपुट जो है वो हमारे पास लिस्ट होगी, और जो कि आप देखें कि इसके जो मेंबर्स हैं वो ये हैं। यहाँ पे जो इनपुट एरे है दोबारा से वो जो एक्चुअल हमारे पास ये जो इनपुट एरे है वो ये होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर चाहे कि ये ओरिजिनल इनपुट एरे जो है वो ये है, लेकिन ये इसके बराबर मैं इसको क्यों शो कर रहा हूँ, क्योंकि जो टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड है पहले इस इनपुट एरे का पहले मेंबर्स उठाएंगे, यानी पहले ये उठाएगा और ये उठाएगा, तो जब ये और ये उठाएगा तो वो बेसिकली यही इनपुट एरे 1 बन जाएगा और उसके ऊपर कन्वोल्यूशन अप्लाई करेगा, और उसके बाद उसका सेकंड मेंबर उठाएगा ये, और जो कि ये इनपुट एरे 2 बन जाएगा, और उसके ऊपर इस केस में उसके ऊपर LSTM अप्लाई करेगा। ठीक है, तो जो आउटपुट आएगा वो 2 आउटपुट आएंगे। आउटपुट जो है वो हमारे पास लिस्ट है, और उसका फर्स्ट मेंबर ये है और उसका सेकंड मेंबर ये है। अभी हमने किया वो हमने मैनुअली वेट शेयरिंग की। टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड के जरिए हम यही वेट शेयरिंग यहाँ पे LSTM लेयर को रैप कर देंगे टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर के अंदर, यानी टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर के अंदर हम इनपुट आर्गूमेंट दे रहे हैं LSTM लेयर, और LSTM लेयर के जो इनपुट आर्गूमेंट्स हैं वो हम सारे के सारे इनपुट आर्गूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे उसको दे सकते हैं, और उसके बाद हम जब इसको कॉल करेंगे इसका जो इनपुट तो हम इसको ये इनपुट जिसको मैंने इंस नाम दिया वो हम इसको इंस हम इसको इनपुट दे रहे हैं। ये जो इंस है बेसिकली वो ये है जिसके अंदर इनपुट एरे 1 भी है और इनपुट एरे 2 भी है। और इसी तरह से जो अब हमारे पास जब हम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड के जरिए वेट शेयरिंग करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो एक लिस्ट नहीं है बल्कि एक एरे है, और ये उसका फर्स्ट मेंबर, और ये यानी ये क्या है, जब हमने LSTM लेयर अप्लाई की इसके ऊपर तो ये आउटपुट आएगा, और जब हमने ये LSTM लेयर इसके ऊपर अप्लाई की तो ये आउटपुट आएगा। आप देखें कि ये जो आउटपुट्स हैं ये एग्जैक्टली सेम है जब हमने मैनुअली जब वेट शेयरिंग की थी तो और जब हमने टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड के ज़रिए LSTM लेयर को शेयर किया या LSTM के जो वेट्स हैं उनको शेयर किया, तो दोनों की सूरत में आउटपुट जो रिजल्ट है वो हमारे पास सेम है, क्योंकि दोनों तरीक़ेकार सेम है। सिर्फ टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड एक उसमें हमें लेस कोड लिखना पड़ता है और ज़्यादा यानी आपको यानी गलती के चांसेस कम है। तो इस केस में भी जो मैनुअल, चाहे हम मैनुअली वेट शेयर करें, मैनुअली LSTM को शेयर करें, और या हम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड के ज़रिए LSTM लेयर शेयर करें, दोनों यानी ये दोनों कोड्स का जो आउटपुट है वो सेम है। अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे पास जो इनपुट है उसकी शेप ये हो, बैच साइज, लुक बैक 6 और इनपुट फीचर 3 हो, और जब हम इसको डेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड अप्लाई करें, यानी जब हम नॉर्मल केस में हमारे पास इनपुट शेप जो होगी जब हम LSTM या 1D कन्वोल्यूशन अप्लाई करेंगे तो इनपुट शेप हमारे पास वो इस फॉर्म में होगी, पहली डिमेंशन बैच साइज, दूसरी डिमेंशन लुक बैक और तीसरी डिमेंशन इनपुट फीचर्स। तो जब हम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे तो क्या होगा कि हम इस 6 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सब सीक्वेंस में। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस 2 हों तो जो लुक बैक इन ईच सब सीक्वेंस वो क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, और इनपुट फीचर यानी इनपुट फीचर्स और बैच साइज सेम रहेगा, और लुक बैक को हम यानी डिवाइड करते हैं सब सीक्वेंस में। और अगर हमारे पास ये 15 हो तो, और अगर हम 3 सब सीक्वेंसेस इस केस में अगर हम उसके डिवाइड करें तो हमारे पास लुक बैक इन ईच सब सीक्वेंस वो 5 होगा। अभी तक हमने देखा कि अगर हम एक नॉर्मल पहले अगर LSTM अप्लाई कर रहे हैं और अगर हम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड LSTM अप्लाई करें तो हमें इनपुट को तो उसके अगर पहले हमारे पास इनपुट इस शेप में है तो उसके बाद हमें इनपुट को टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड LSTM अप्लाई करने के लिए हमें इनपुट इस शेप में कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज एरर आएगा। ठीक है, अब डेंस लेयर जो है वो एक उसमें हम देखते हैं उस केस में क्या होता है। एक नॉर्मल हालत में डेंस लेयर अगर हम अगर हमारे पास यानी जो इनपुट है वो ये है जिसके 3 इनपुट फीचर्स हैं, और लुक बैक इस केस में 6 है, और 2 एग्जांपल्स हैं, एक ये एग्जांपल और एक ये एग्जांपल। तो अब जब हमने इसके ऊपर डेंस लेयर अप्लाई की तो हमारे पास आउटपुट जो है वो ये आएगा,
और अगर हम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड डेंस अप्लाई करें तो हमने इनपुट को दो सब सीक्वेंसेस थे, पहले ये 2 और 3 6 था, यानी लुक बैक जो था वो 6 था, लेकिन अब हमने उसको हर एग्जाम्पल को सब सीक्वेंस में डिवाइड कर दिया। तो दो सब सीक्वेंस में डिवाइड किया तो इसलिए लुक बैक इन ईच सब सीक्वेंस जो होगा वो 3 होगा, और हमारे पास जो आउटपुट है वो यानी इस केस में ये आएगा। अभी तक जो है वो बिल्कुल सेम है, जिस तरह से हमने 1D कन्वोल्यूशन के ऊपर टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड 1D कन्वोल्यूशन अप्लाई किया या टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड LSTM अप्लाई किया, उसी तरह से हम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड डेंस भी अप्लाई कर रहे हैं। अब फर्ज किया कि लेकिन हमने देखा कि हम जब टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड डेंस अप्लाई करते हैं तो हमें इनपुट की जो शेप है वो हमें कन्वर्ट करनी होती है, यानी पहले जो इनपुट की जो शेप थी वो 2 6 3 थी, अब इनपुट की जो शेप है वो 2 2 3 3 है। अब अगर हम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड डेंस अप्लाई करते हैं लेकिन हम इनपुट की शेप चेंज नहीं करते, यानी हमारे पास जो इनपुट है वो वही बैच साइज लुक बैक 3 यानी 2 6 3 है, और हम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड डेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में आप देखें कि हमारे पास जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली सेम है जब हमने सिंपल डेंस अप्लाई किया था, यानी जब हमने सिंपल डेंस अप्लाई किया इस इनपुट के ऊपर तो हमारे पास आउटपुट जो है वो ये आया, और जब हमने टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड डेंस अप्लाई किया इस सेम इनपुट के ऊपर तो हमारे पास आउटपुट भी सेम आया। तो इसका क्या मतलब है कि चाहे हम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड डेंस अप्लाई करें या चाहे हम सिंपल डेंस अप्लाई करें बराबर है, यानी नॉर्मल हालत में 1D कन्वोल्यूशन या किसी भी कन्वोल्यूशन लेयर या LSTM लेयर या कोई भी और लेयर हो, अगर हम उसको टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड में रैप करें तो आपके पास जो आउटपुट होगा वो यानी इनपुट की आपको शेप चेंज करनी होगी, ठीक है, और आपके पास आउटपुट भी डिफरेंट होगा, यानी वो एक एक सब सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई करके होगा। लेकिन डेंस लेयर में इस तरह से नहीं है, चाहे आप टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड डेंस अप्लाई करें आपको इनपुट की शेप चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेप चेंज करें तो आपके पास आप कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, और अगर आप टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड डेंस ना भी अप्लाई करें तो भी आपके पास आउटपुट सेम है। तो यानी टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड डेंस या सिंपल डेंस बराबर है, ये इस केस में आपको याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद एक और केस अगर हम यानी अब ये देखें, फ़र्ज़ किया हम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड 1D कन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं और इनपुट की जो शेप है वो हम चेंज नहीं करते, यानी इनपुट को उसको सब सीक्वेंसेस में डिवाइड नहीं करते। तो इस केस में हमारे पास आप देखें कि जब हम इस मॉडल को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, यानी इस कोड को रन करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास एरर देगा। वो एरर क्या देगा? एरर ये देगा कि आपके पास जो आपने इनपुट को सब सीक्वेंसेस में डिवाइड नहीं किया, क्योंकि ये 1D कन्वोल्यूशन है। अगर आप ये 1D कन्वोल्यूशन की बजाय डेंस लेयर यहाँ पे होती तो फिर टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड में हम अगर उसको रैप करते इनपुट को शेप को चेंज किए बगैर ही, तो आपके पास ये एरर नहीं आना था। अब हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं ये एक और तरीके, एक गलत तरीके से भी, और वो गलत तरीका ये है कि हमने इनपुट को सब सीक्वेंसेस में डिवाइड नहीं किया। हमने जो हमारे पास इनपुट शेप थी वो अभी भी लुक बैक जो 6 है और इनपुट फीचर 3 है, हमने लुक बैक को सब सीक्वेंसेस में डिवाइड नहीं किया, जो कि इनपुट एरे अभी भी हमारे पास यही है। और हमने क्या किया, हमने टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड 1D इसको यहाँ पे यानी 1D कन्वोल्यूशन अप्लाई किया, लेकिन हमने इसको गलत तरीके से वो किया, जो आप कह लें कि कंपाइल किया मॉडल को। इस केस में हमने क्या किया, हमने जो इनपुट लेयर की जब हमारे पास एरर आया तो हमने शेप जो थी वो प्रॉपर डिफाइन की। शेप क्या थी? वो लुक बैक और इनपुट फीचर्स। लेकिन जो टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो इनपुट शेप है वो यहाँ पे जो शेप है वो 3 उसकी वैल्यू होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ सब सीक्वेंस और लुक बैक इन ईच सब सीक्वेंस और नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स। और अब इस केस में हमने क्या कर दिया, हमने शेप जो है तो उसको 3 उसके वो डिफाइन कर दिए, 3 वैल्यूज उसकी डिफाइन की। अब लेकिन हमने गलत किया, यानी यहाँ पे हमने बैच साइज कह दिया, अगरचे कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेज होने चाहिए थे, नंबर ऑफ सब सीक्वेंस, लुक बैक इन ईच सब सीक्वेंस और इनपुट फीचर्स। लेकिन चूंकि हमने 3 वैल्यूज शेप की ये जो ट्यूपल है इसके 3 मेंबर्स हैं, 3 वैल्यूज हैं, तो इसलिए ये मॉडल जो है ये कंपाइल हो जाएगा। अब ये देखें जब आप इसको रन करें तो इस केस में हमारे पास ये जो इसने सक्सेसफुली रन होके हमें ये इनपुट एरे की जो शेप है यहाँ पे ये प्रिंट करती है। लेकिन जब हम इस मॉडल को इसको यानी रन करेंगे, इससे
मॉडल डॉट प्रिडिक्ट यानी फॉरवर्ड प्रोपेगेशन का जो रिजल्ट है वो हम फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे, तो फिर हमें ये एरर देगा, क्योंकि ये हमने बैच साइज को एज ए सब सीक्वेंस, नंबर ऑफ सब सीक्वेंस यहाँ पे इनपुट दे दिया। बैच यहाँ पे नंबर ऑफ सब सीक्वेंस होने चाहिए थे और बैच साइज हम डिफाइन नहीं करते रन टाइम के ऊपर। अगर आप दोबारा से ये वाली स्लाइड थी, इस केस में आप देखें कि हम जब हम मॉडल का जो इनपुट लेयर जब हम देते हैं यहाँ पे इनपुट शेप, ये जो इनपुट है इसकी जब हम शेप डिफाइन करते हैं इनपुट शेप, तो इनपुट शेप में हम लुक बैक और इनपुट फीचर्स देते हैं। आप देखें कि जब हम इनपुट लेयर को जब शेप डिफाइन करते हैं तो उसमें हम ये डिफाइन करते हैं, बैच साइज हम डिफाइन नहीं करते। और जब हम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड का केस हो तो हम उस केस में भी बैच साइज डिफाइन नहीं कर, उसमें इनपुट शेप में बैच साइज नहीं लिखेंगे, बल्कि ये तीनों चीज़ें लिखेंगे 353। यानी जब टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड LSTM हो तो हम इनपुट शेप की जो शेप होगी वो 353 होगी, और जब नॉर्मल LSTM हो तो इनपुट शेप की जो शेप होगी वो 153 होगी। लेकिन इस केस में हम कर क्या रहे हैं, हमने गलत तरीके से हमने क्या किया, हमने बैच साइज को यानी 3 इनपुट दिए, शेप के हमने जो वैल्यू थी वो 3 दी और बैच साइज यहाँ पे दे दिया। अगरचे कि ये बैच साइज नहीं होना चाहिए थे, नंबर ऑफ सब सीक्वेंस होने चाहिए थे। तो इसलिए हमें यहाँ पे जब मॉडल को हमने रन किया तो एरर आया। उसके बाद एक और फंक्शनैलिटी जो कि टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर है, वो सिर्फ वेट शेयरिंग नहीं है बल्कि ये लेयर शेयरिंग है। यानी ये क्या करती है कि अगर आपके पास इनपुट जो है उसके अंदर सब सीक्वेंसेस हैं तो वो लेयर जो होगी, जो टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर जो भी होगी, वो 1D कन्वोल्यूशन है, वो डेंस है, या जो कि अगरचे कि डेंस का फ़र्क नहीं पड़ता, या टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड है, या सॉरी LSTM है, या कन्वोल्यूशन है, या कोई सी भी और लेयर है, उस लेयर को उस ईच सब सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई करेगी। टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड का बेसिक फंक्शन ये है। अब फ़र्ज़ किया हमारे पास हमने 1D कन्वोल्यूशन अप्लाई किया, टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड 1D कन्वोल्यूशन इस इनपुट के ऊपर, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो ये आउटपुट आएगा। अब आप देखें कि हमारे पास जो आउटपुट है वो बी सब सीक्वेंस, यानी यहाँ पे भी इनपुट भी सब सीक्वेंसेस की फॉर्म में था और आउटपुट भी सब सीक्वेंसेस की फॉर्म में। यानी इनपुट हमारे पास क्या था, बैच साइज, नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस, और उसके बाद लुक बैक इन ईच सब सीक्वेंस और इनपुट फीचर्स। तो आउटपुट भी हमारे पास जो है वो बैच साइज, सब सीक्वेंस, और यहाँ पे फिल्टर्स और नंबर ये कर्नल साइज। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो आउटपुट है वो भी सब सीक्वेंसेस की फॉर्म में। ईच सब सीक्वेंस के लिए हमारे पास जो आउटपुट है 1D कन्वोल्यूशन को अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट है वो भी ईच सब सीक्वेंस के लिए आएगा। अमूमन हम कन्वोल्यूशन के बाद अप्लाई करते हैं मैक्स पूलिंग या एवरेज पूलिंग या मिन पूलिंग, कोई पूलिंग लेयर अप्लाई करते हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि हम पूलिंग लेयर ईच सब सीक्वेंस के ऊपर, यानी ये जो 2 सब सीक्वेंसेस हैं, हम ईच सब सीक्वेंस के ऊपर हम मैक्स पूलिंग अप्लाई करें। अगर हमने मैक्स पूलिंग अप्लाई करनी है तो इसके लिए हम नॉर्मल मैक्स पूलिंग नहीं अप्लाई करेंगे, हम फिर टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड मैक्स पूलिंग अप्लाई करेंगे। और उसका तरीकेकार ये होगा, आप देखेंगे यहाँ पे मैं मैक्स पूलिंग को भी मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर रैप किया है, और इसमें क्या हुआ है, पहले मैक्स पूलिंग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हुई है, तो 15, 36, 33 में से जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 36 थी, वो यहाँ पे आ गई। और उसके बाद इसके ऊपर जब मैक्स पूलिंग अप्लाई हुई तो ये वैल्यू आई, रिजल्ट आया। इसके ऊपर जब मैक्स पूलिंग अप्लाई हुई तो ये रिजल्ट आया, और इसके ऊपर जब मैक्स पूलिंग अप्लाई हुई तो ये रिजल्ट आया। आप देखें कि ये जो सब सीक्वेंसेस का जो यानी जो शेप वैल्यू थी वो सेम है इस केस में भी, यानी 2 सब सीक्वेंसेस के ऊपर कन्वोल्यूशन अप्लाई हुई तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और 2 सब सीक्वेंसेस के ऊपर जब मैक्स पूलिंग अप्लाई हुई तो हमारे पास ये आया। तो यानी बैच साइज और नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस ये टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड केस में ये सेम रहेगा, और बाकी जो है वो चेंज होगा। तो उम्मीद है आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड की समझ आई होगी कि टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर जो टेंसरफ्लो में है वो वेट शेयरिंग या लेयर शेयरिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब हमारे पास इनपुट जो है उसके अंदर मल्टीपल सब सीक्वेंसेस हों और हम हर सब सीक्वेंस के ऊपर सेम लेयर अप्लाई करना चाहें, तो उस केस में हम उस लेयर को, जोन सी भी लेयर हो, चाहे वो 1D कन्वोल्यूशन लेयर हो, डेंस लेयर हो, मैक्स पूलिंग हो, LSTM हो, उस लेयर को रैप कर देते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर के अंदर। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।